Hi everyone, Deepa Vashisht here, and today we are going to discuss the previous year solutions of Master Cadre Science exam and especially for the chemistry portion. So, I am the organic chemistry educator at Bansal Academy, and today we will discuss the organic part questions just from the organic part from the previous year questions. As you can see, this question paper is from the booklet code D and I think it was held in Jan 2021. लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है जो 2021 में हुआ था और बुकलेट कोड डी को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा। और केमिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सो एज ऑल ऑफ यू नो कि केमिस्ट्री में हमारे पास फर्दर 3 पोर्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और टोटल जैसे कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो 50 क्वेश्चंस में आप ये लेके चलो कि हमारे पास अगर तीनों में अप्रॉक्स वेटेज देखी जाए तो हमारे पास मिनिमम 15 मैक्सिमम 17 क्वेश्चन जो है वो एक पार्ट से रहते हैं। और मार्क्स का वेटेज भी बिल्कुल सेम वैसे है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 15 to 17 मार्क्स जो है वो आपके ऑर्गेनिक वाले पोर्शन के रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन को करते हुए मैं साथ में ये चीज जरूर बताऊंगी कि हमें पहचानना कैसे है कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, बिकॉज ये बहुत कॉमन डाउट रहता है या कह लो कॉमन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का मुझसे कि मैम हमें पहचान में कैसे आएगा, हमने पढ़ा तो सब कुछ होता है लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन के साथ बताऊंगी उस चीज को फॉलो जरूर कीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए देखिए, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या पता चल रहा था कि भाई हेलाइड्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और प्रिपरेशन पूछी गई है। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो फैक्टर ये था, लेकिन दूसरा आप ये भी गौर करो कि आपके सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, एल्कीन डबल बॉन्ड। और एल्कीन्स जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में आपने पढ़ी थी, तो एक्चुअल में नो डाउट यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन की एडिशन होगी डबल बॉन्ड पे, लेकिन होगी कैसे, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके आने के बहुत चांसेस रहते हैं रिपीट होने के, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन होनी थी। डी ऑप्शन में क्यों एलिमिनेट कर रही हूं, बिकॉज डबल बॉन्ड पे ना करके उन्होंने डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन पे किया है। सो दिस कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ एलाइलिक ब्रोमिनेशन, बट यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हम कब एलाइलिक करवाएं और कब सिंपल डबल बॉन्ड पे एडिशन करवाएं। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन तब होती है जब हमारे पास फोटोकेमिकल कंडीशन होती है, या हमें लाइट की कंडीशन दी होती है, या हमारे पास परऑक्साइड लिख के दिया होता है, या CCl4 रिएजेंट के साथ सॉल्वेंट के साथ हमें ये कंडीशंस कोई ना कोई एक गिवन होती है, तो वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और तब एलाइलिक ब्रोमिनेशन होती है। ठीक है, क्योंकि एलाइलिक रेडिकल स्टेबल होता है, बट इसमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पे गिवन नहीं थी, तो हमें क्लियर था कि ये सिंपल डबल बॉन्ड पे एडिशन करेगा। और अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल हम यहाँ देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों में पोलैरिटी पे गौर फरमाऊं तो मेरे पास ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये हमेशा वहां जाता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन हो, या फिर ये कह सके कि जो जिस पोजीशन पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है एक्चुअल में दैट इज द बेस ऑफ मार्कोवनिकॉफ रूल। ये आज ही आप करेक्ट कर लेना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाइड्रोजन का नंबर कम है ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नो डाउट ठीक है वो भी, बट आप एक चीज सोचिए, आपको अगर मार्कोवनिकॉफ रूल ऐसे सिस्टम में अप्लाई करने के लिए आ गया, मान लो जहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर कम ज्यादा का क्या गिनोगे आप, जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर ये रूल नहीं लगेगा ना। दैट्स वाई हम यहाँ पे इसके एग्जैक्ट बेस को और प्रिंसिपल को बता रहे हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास ये रूल चलता है। डबल बॉन्ड में से जिस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूक्लियोफिलिक वाला पार्ट वहीं पे जाएगा, तो ब्रोमीन इस पोजीशन पे ऐड होना चाहिए, और वो हमारे पास दिया गया है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में।
सो राइट आंसर सी है, जिसमें H जो है वो यहाँ पे ऐड हुआ और ब्रोमीन उस पोजीशन पे ऐड हुआ, न्यूक्लियोफिलिक वाला वहां पे ऐड हुआ जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन सकता था। बिकॉज अगर मैं इस डबल बॉन्ड को थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो मेरा यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, सपोज बना दिया मैंने, है ना, इलेबोरेट करने के लिए, तो मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे बनेगा वो कैसा बनेगा, टर्शरी, एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, जो यहाँ पे नहीं बन सकता, दूसरी पोजीशन पे नहीं बन सकता, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है वो यहीं पे आएगा एंड दैट इज द राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया था उसमें क्या बोला गया है कि which of the following gives yellow precipitates on shaking with an aqueous solution of NaOH followed by acidification and dilute HNO3 and addition of AgNO3। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले आप इस बात पे गौर फरमाओ कि इन्होंने बात करी है येलो प्रेसिपिटेट्स की। येलो प्रेसिपिटेट्स जो है वो हमारे पास अगर कॉमनली देखा जाए तो AgI के या फिर AgBr के बनते हैं, ठीक है। अब इन सारे ऑप्शन में AgI तो प्रेजेंट है लेकिन Ag मतलब ब्रोमीन कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो इट मींस ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये हमारे पास बात कर रहा है यहाँ पे AgI की। AgI हमारे पास जिस जगह पे बन जाएगा, जिस कंपाउंड के साथ ये रिएक्शंस करने पे बन जाएगा, वहां येलो प्रेसिपिटेट्स आएंगे। नो डाउट यहाँ पे क्लोरीन भी प्रेजेंट है, बट आपको पता होना चाहिए कि AgCl के जो प्रेसिपिटेट्स है वो व्हाइट होते हैं, तो क्लोरीन के थ्रू तो प्रेसिपिटेट्स बनाने नहीं है। अब बी ऑप्शन में देखो sp3 वाले कार्बन पे क्लोरीन है, बट क्लोरीन के प्रेसिपिटेट बन तो आराम से जाएंगे, बट हमें व्हाइट नहीं चाहिए, हमें येलो चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी क्लोरीन जो है वो sp3 वाले कार्बन पे है, प्रेसिपिटेट्स आराम से बना के दे सकता है, बट यहाँ से भी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें येलो प्रेसिपिटेट्स चाहिए। तो ऑप्शन बचता है फर्स्ट और थर्ड। अब फर्क क्या है कि इसमें मेरे पास जो कार्बन है वो sp3 है और इसमें जो कार्बन है वो sp2 है। तो जब भी मेरे पास जैसे AgI के प्रेसिपिटेट्स बने तो उसमें Ag पॉजिटिव एंड I नेगेटिव ऐसे होगा, ठीक है। मींस I नेगेटिव के फॉर्म में यहां से लीव करेगा, और अगर I नेगेटिव के फॉर्म में लीव करेगा तो इस पोजीशन पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इस पोजीशन पे जो पॉजिटिव बनेगा, उन दोनों में ये वाला हमारे पास क्या होगा, बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक वाला क्या होता है, स्टेबल होता है, जबकि सी ऑप्शन में फिनाइलिक बनेगा एंड दैट इज नॉट स्टेबल। सो जो ए है वो सबसे ही अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है, बिकॉज वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर देगा। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पे हो रहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास इन्होंने बोला कि एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है, तो देखो एक्वस NaOH कैसे रिएक्ट करेगा, जो ये OH नेगेटिव था वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा, आयोडीन बाहर, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे जो रिमूव हुआ यहाँ से आयोडीन और यहाँ से NaI रिमूव होगा, और NaI सोडियम आयोडाइड जो है वो AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें देगा AgI के प्रेसिपिटेट्स विच आर येलो इन कलर, और वो सबसे बेहतर सिर्फ किससे बन सकते हैं, A से बन सकते हैं, क्योंकि sp3 वाले कार्बन से आयोडीन अच्छे से रिमूव हो सकता है और AgI के ही येलो होते हैं प्रेसिपिटेट्स। सो अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में तो आपको ये बाकी कितनी भी रिएक्शन लिख के दे दे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप करेक्ट आंसर आराम से बता सकते हो। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके पास था द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव, ट्राइब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमीन होने चाहिए ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवाना है, यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्राइब्रोमो दे सकता है। तो थोड़ा सा ना ऑप्शंस पे फोकस करो। ऑप्शंस में आपको ये दिख रहा है कि ये फिनोल दिया गया है, इट मींस ये आपके पास क्वेश्चन किसका बन सकता है, फिनोल्स का बन सकता है। तो इन चारों में ही फिनोल प्रेजेंट है और आपको देखना है कि ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव फिनोल कब देगा। तो क्योंकि फिनोल में जो हमारे पास OH है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्यों है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, क्योंकि ऑक्सीजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे बना सकता है।
तो जिसका मतलब है कि अगर हमारे पास ब्रोमीन ऐसे प्रेजेंट है जिसमें से एक पे पार्शियल पॉजिटिव एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो पे या फिर पैरा पे जुड़ना चाहेगा फिनोल की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव हमारे पास तभी बन सकता है जब फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस फ्री होंगी। तो जो ए ऑप्शन है इसमें एक ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, मतलब नहीं। बी में ऑर्थो तो दोनों फ्री हैं लेकिन पैरा ऑक्यूपाइड है, मतलब नहीं। सी में OH की ऑर्थो दोनों फ्री हैं और OH के रिस्पेक्ट में पैरा भी फ्री है, मींस यहाँ पे ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बड़े आराम से बन सकता है। और बात करें अगर डी की, तो इसमें पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो इसमें रिएक्शन नहीं होगी। मींस द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि फिनोल था जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगा, जिसके लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन का फ्री होना जरूरी है, वो सिर्फ सी ऑप्शन में दिया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज। देखो ये क्वेश्चन भी अभी पहचानने की बात आई, फिर से किसका है, फिनोल का है। फिनोल को आपने यहाँ पे रिएक्ट करवाना है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो देखो NaOH का नेचर कैसा होता है, बेसिक, ये बेस है। तो बेस क्या करेगा, बेस एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करेगा, और जैसे ही एसिडिक प्रोटोन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ H+, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि रिएक्शन करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये हमारे पास यहाँ पे ओके सो हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे अभी यहाँ पे वो था क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, जिसमें हमने ये बात करी थी कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा फिनोल का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी। तो उस केस में सबसे पहले बेस ने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया था, एसिडिक प्रोटोन O नेगेटिव बना था, और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा था वो कुछ ऐसे बन रहा था, O C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गए थे तो इसको Na पॉजिटिव के साथ एक आयन की फॉर्म में देखा जाता है कि आयन बन जाता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं है तो इसमें एक रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। रीअरेंजमेंट में हमारे पास क्या होता है कि ये जो CO वाला पार्ट है ये ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है। तो रीअरेंजमेंट से हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है उसमें यहाँ OH रहता है, बट ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है ये हमारे पास आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे इसका मेजर प्रोडक्ट, जिसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। तो चाहे आपको यहाँ पे वो सैलिसिलिक एसिड ऑप्शन में लिख के देता या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जैसा यहाँ पे लिख के दिया है देता, आपका आंसर यही करेक्ट होता। क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं था तो हम नॉर्मल कंडीशंस मान के चल रहे हैं। अगर बहुत हाई टेम्परेचर होता है तब जाके हमारे पास पैरा बनने के चांसेस होते हैं इस COH के ऑर्थो मतलब OH की पैरा पे। अदरवाइज हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है, अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो इस रिएक्शन में हमेशा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ही बनता है, जिसका ये मैकेनिज्म रहता है। पहले हमारे पास प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होता है
ओ नेगेटिव जो फिनॉक्साइड आयन बना है दैट इज वेरी रिएक्टिव, वो रिएक्ट करता है, हमारे पास ये एक सॉल्ट बनता है जिसमें होती है रीअरेंजमेंट से ये COH वाला पार्ट जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं, ये बॉन्ड टूटता है, तो ये सारा पोर्शन जो है COH वाला ये वर्कअप और सारी रीअरेंजमेंट करा के ऑर्थो पे आ जाता है और प्रोडक्ट 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है इसका एज मेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि which of the following pair of alcohol can be distinguished by Victor-Meyer test। ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट से यहाँ पे ऐसा कौन सा हमारे पास एल्कोहल का पेयर है जिसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर है कि हमारे पास ये एल्कोहल्स के डिस्टिंक्शन का टेस्ट है, मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो कि एल्कोहल वाले पोर्शन से आपके पास क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक चीज आपको ये भी देखने को मिलेगी कि जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है जिसमें सारे आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से क्वेश्चंस काफी बनते हैं हमारे पास। ठीक है, ओके, सो ये जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था विक्टर मेयर टेस्ट वाला, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे है 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल अगर हमारे पास हो तो हम विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू जो है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्योंकि देखो प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल का मतलब है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है, और 2 प्रोपेनॉल का हमारे पास मतलब है कि वो CH3 CHOH एंड CH3 इस तरीके से रखता है ना। तो ये अपने पास यहाँ पे है सेकेंडरी अल्कोहल और ये हमारे पास है यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। जबकि अगर हम जैसे यहाँ पे बात करें मिथेनॉल और इथेनॉल में दोनों प्राइमरी हैं। अगर मैं बात करूँ आपके पास यहाँ पे 2 पेंटेनॉल या 3 पेंटेनॉल की तो इसमें दोनों ही सेकेंडरी हैं। और अगर मैं बी की बात करूँ तो इथेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल इसमें भी हमारे पास ये दोनों प्राइमरी हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो हमें डिस्टिंक्शन दे सकता है बट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है वो है डी ऑप्शन। तो इस तरीके के टेस्ट वाले क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर में काफी देखने को मिलेंगे कि पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे भी ये आपके पास चाहे एल्कोहल्स का है चाहे एल्डिहाइड कीटोन्स का टेस्ट वाला पार्ट है उसको आप बिल्कुल भी मतलब लाइटली मत लेना, सीरियसली एक चार्ट पे सारे टेस्ट्स को लिख लेना ताकि आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए आप बड़े आराम से उनको सॉल्व कर सको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका सिंपली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन था। वैसे तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आपको पता है तब आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई कंसेप्ट नहीं लगता। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं क्लोरोबेंजीन और क्लोरल को हीट करने की इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास यहाँ पे DDT की फॉर्मेशन की प्रोसेस है। तो DDT को बनाने के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं और ये आपके पास हेलाइड्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जस्ट सिंपल था, पता होगा तो करोगे, नहीं पता होगा तो नहीं कुछ कर सकते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास था द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH to RCHO। मीन्स यहाँ पे हमें सुटेबल रिएजेंट बताना था जिसने अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है। किसको? अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है। तो ऑक्सीडेशन हुई है अगर हम देखें यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन के लिए हमें यहाँ पे KMnO4 रिएजेंट दिया है, K2Cr2O7 दिया है, ठीक है, CrO3 दिया है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दिया है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हमारे पास यहाँ पे KMnO4 है, CrO3 है या K2Cr2O7 है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये तीनों ही हमारे पास जो रिएजेंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट माने जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करते हैं, वो अल्कोहल अगर आपके पास प्राइमरी वाला है तो उसको एसिड तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाएंगे, एल्डिहाइड से एसिड भी बन सकता है। बट यहाँ पे हमारे पास जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है उसको सबसे बढ़िया रिएजेंट माना जाएगा
क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडेशन करता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसको एल्डिहाइड बनाएगा और सेकेंडरी होगा तो उसको कीटोन बनाएगा। एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता है। दैट्स वाई सुटेबल वर्ड का यही मतलब होता है कि हमें जो चीज चाहिए वही मिले, रिएक्शन किसी और डायरेक्शन में ना घूम जाए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है इसका पीसीसी। और ये एक और क्वेश्चन पेपर में भी देखा गया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो ये कह रहा है व्हाट इज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन इज हीटेड विद आयोडीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी हमारे पास एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें ये पूछा गया है कि क्या बनता है जब हम एसीटोन को हीट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया एसीटोन CH3। इसको अब हमने हीट करना है किसके साथ, आयोडीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, दैट इज बेस। तो बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटोन जो होता है यहाँ से रिमूव करता है और उसके साथ फिर आयोडीन रिएक्ट करता है। तो ऐसा करते करते हमारे पास जो एंड में जो प्रोडक्ट है वो बनता है यहाँ पे CHI3। CHI3, तो CHI3 चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, CHI3 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइडोफॉर्म। तो एक्चुअल में ये जो आपके पास क्वेश्चन था ये आइडोफॉर्म रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था, पूछने का तरीका अलग था। और आइडोफॉर्म रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जस्ट इन्होंने सिंपली पूछा था आपसे मेजर प्रोडक्ट जिसमें एसीटोन को अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा कि पहले यहाँ पे बेस जो होगा प्रोटोन, एसिडिक प्रोटोन रिमूव करेगा, ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव। फिर आयोडीन जो पड़ा होगा ये उसको अपने साथ अटैच कर लेगा। ऐसा करते करते हमारे पास यहाँ पे बन जाता है CI3। तो एंड में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है OH नेगेटिव वो यहाँ पे अटैक करके इसको यहाँ से रिमूव कर देता है। तो एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे CHI3। सो मैं कंप्लीट रिएक्शन तो यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अदरवाइज इतने हिंट्स काफ़ी हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ये चैप्टर तो आपको पता रहेगा कि मैं किस रिएक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो CHI3 इस रिएक्शन में एंड में बनेगा जिसको आइडोफॉर्म कहते हैं। सो दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और साथ में आइडोफॉर्म रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 था, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ phosphorus aliphatic carboxylic acids react with chlorine to yield a compound in which alpha hydrogen has been replaced by chlorine. The reaction is known as। आपसे यहाँ पे 4 रिएक्शन नेमिंग रिएक्शंस दी गई थी और पूछा गया था कि जो रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस हो रही है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक RCH2COH, एक एग्जांपल ले लिया मैंने कॉमन सा। एलिफेटिक का मतलब था कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है, सिंपल चेन है। उसको जब मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रही हूं तो जो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया क्लोरीन से। एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, बाकी सब वैसे ही रहा। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। HVZ रिएक्शन सबको पता होगा, जिसने कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाले चैप्टर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन है उसका क्वेश्चन था और उसकी सबसे फेमस रिएक्शन HVZ रिएक्शन है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे अगर आप कोई हेलोजन लगाना चाहते हो, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो आप ये वाली रिएक्शन करवाना प्रेफर करते हो। सो सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 9 एग्जांपल था हमारे पास HVZ रिएक्शन का। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया था, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज। तो सबसे पहले देखो, आपको ना पता होना चाहिए कि जब एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाता है तो उसका मतलब क्या है। और इन सब में अगर आप देखोगे तो आपके पास, जैसे मेरे पास ए ऑप्शन क्या था, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ उसको अच्छे से, है ना, पैरा नाइट्रोफिनोल। अगर आपके पास यहाँ पे फिनोल है तो उसकी पैरा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप। दूसरा आपके पास था पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे OH ग्रुप है एंड देन बेंजोइक एसिड।
तीसरा आपके पास था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तीसरा हमारे पास चौथा ऑप्शन था पैराटोल्विक एसिड। तो हमारे पास पैराटोल्विक एसिड का मतलब है कि एसिड है लेकिन उसकी पैरा पोजीशन पे CH3, टोल्वीन से ही नाम लिया गया है ना, तो समझ आ जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो मोस्ट एसिडिक हमारे पास कौन सा बनता है, या एसिडिक प्रोटोन कौन सा है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो सब में ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे OH का प्रोटोन है, COH का है, इसमें COH OH दोनों ही हैं और इसमें COH है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे पास अगर कभी भी जैसे फिनोल और COH में कंपैरिजन आएगा तो जो COH का प्रोटोन है वो ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू फिनोल। फिनोल भी होता है बट बात वही है ना कि कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है। तो अगर फिनोल के OH और COH के बीच में कंपैरिजन होगा तो COH का प्रोटोन ज़्यादा एसिडिक होगा। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन की तो बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे बचता है ऑप्शन B, C और D। तो जो हमारे पास यहाँ पे CH3 है, अगर मान लो COH का प्रोटोन रिमूव हो गया, प्रोटोन अगर रिमूव होगा तो हमारे पास बनेगा CO नेगेटिव, क्योंकि प्रोटोन हमेशा रिमूव होता है H+ की फॉर्म में। और अगर आप देखोगे आपके पास ऐसे प्रेजेंट था COOH, ठीक है, और मैं क्या कह रही हूँ कि ये H+ की फॉर्म में यहाँ से जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे कहाँ रह जाएंगे, यही तो रहेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर बनेगा O नेगेटिव। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना स्टेबल बन रहा है। जितना स्टेबल होगा उतना ही हम कहेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो प्रोटोन जो है वो एसिडिक था। सो देयर इज सिंपल मेथड, आप एसिडिक प्रोटोन को ढूंढो, उसको रिमूव करो, जो भी आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला सिस्टम बनता है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, जितना स्टेबल बनेगा उतना ही हम कहेंगे कि प्रोटोन एसिडिक है। तो इन कंपैरिजन टू B, C एंड D हमारे पास C करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज जब भी ऑर्थो और पैरा के बीच कंपैरिजन आएगा स्पेशली फॉर बेंजोइक एसिड, तो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले होते हैं वो ऑलवेज मोस्ट एसिडिक माने जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पे कैसा भी ग्रुप हो, चाहे रिलीजिंग चाहे विड्रॉइंग, हमारे पास ये आप चाहे एक्सेप्शन में रख लो, अलग से स्टार मार्क कर लो, बट बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पे कैसा भी ग्रुप प्रेजेंट हो वो पैरा या बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक ही होता है। सो सिंपल था कि हमारे पास इसको हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि COH ज़्यादा था तो फिनोल वाला बाहर। उसके बाद CH3 तो हमारे पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, तो रिलीजिंग ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर सकते, इवन और डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए हमारे पास टॉल्विक वाला भी नहीं होगा। बच गया ऑर्थो और पैरा, तो हमें पता है कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो वाले ही ज़्यादा एसिडिक होते है, हमारे पास ऑर्थो वाले ज़्यादा एसिडिक होते हैं, दैट्स वाई पैरा वाला नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर इसका बन गया हमारे पास ऑप्शन C। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे अब डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये एक बड़ी स्पेसिफिक सी रिएक्शन थी और इसमें मैकेनिज्म अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते थे, अदरवाइज मतलब कंफ्यूजन हो सकता था। तो देखो पहला स्टेप आपके पास क्या था कि जो COH कार्बोक्सिलिक एसिड है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ S डबल बॉन्ड O Cl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ जब भी रिएक्ट करता है हमारे पास एक कॉमन प्रोडक्ट बनता है और वो होता है COCl, एसिड क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ जब भी हमारे पास रिएक्शन होती है तो वो बनाता है यहाँ पे एसिड क्लोराइड। आफ्टर दैट हमारे पास NaN3 दिया गया था जिसमें सोडियम पे पॉजिटिव, N3 पे नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल दिया गया था अटैक करने के लिए जिससे क्लोरीन यहाँ पे बाहर निकलता है और ये हमारे पास बनता है CON3। अब इस CON3 को ये फर्दर जो हीट और वाटर की कंडीशन दी गई थी वो इसलिए दी गई थी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बनेगी नाइट्रीन, और नाइट्रीन कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। जब मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, N3 को ओपन करके लिखा,
तो अब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन आगे भी शिफ्ट हो सकते हैं। जब यहाँ पे आगे शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, मींस एक गुड लिविंग ग्रुप गैस की फॉर्म में नाइट्रोजन लीव कर सकता है। और अगर हीट की कंडीशन दी होगी तो डेफिनेटली नाइट्रोजन लीव करेगा यहाँ से और हमें मिल जाएगी नाइट्रीन CON। और इस एसाइल नाइट्रीन में हमारे पास होती है रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट से हमारे पास बनती है यहाँ पे किटीन, नॉट किटीन, किटीन कार्बीन में बनती है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट बनता है। नाइट्रीन के केस में आइसोसाइनेट बनता है और आइसोसाइनेट की रिएक्शन लास्ट स्टेप में इन्होंने करवाई है वाटर के साथ। तो वाटर जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बनेगा RNHCOOH। वाटर में से OH कार्बोनिल पे अटैक करता है, बट ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है, तो इसमें से फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है और एंड प्रोडक्ट आपके पास बनता है अमीन्स। सो नो डाउट इसमें मैकेनिज्म काफी लेंथी था और आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए था इंटरमीडिएट्स का, उसके रीअरेंजमेंट का और फर्दर कैसे रिएक्ट होता है और एंड तक क्या प्रोडक्ट बनता है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सो अल्टीमेटली मेरे पास हुआ क्या कि जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड था उस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन की जगह मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। तो यहाँ पे ये जो COH था इसको रिप्लेस करके NH2 आना था, बाकी R ग्रुप बिल्कुल सेम रहना था। दैट्स वाई इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है B। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का था और हायर थोड़ा सा मैकेनिज्म और चीजें पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहचानना जरूरी है, एक बार पहचान लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ पे कीटोन दिया था और बेस और हीट की कंडीशन दी गई थी। तो एक्चुअल में आपके पास ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास था एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होता है, जिसमें अगर कोई और साथ में नहीं दिया गया तो इसका मतलब होता है कि इसी मॉलिक्यूल के हमें 2 मॉइटीज लेनी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन जब आप करवाओगे तो आपके पास ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि पहले आप इसकी एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करोगे, फिर दूसरा जो कार्बोनिल प्रेजेंट होगा जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस पे अटैक करोगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा और एंड में वाटर लीव करेगा जिससे ये डबल बॉन्ड आएगा। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हुए आपके पास बनेगा बी ऑप्शन एज द राइट। और इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें बेस के साथ ऐसे कीटोन दिया है या ऐसा सबस्ट्रेट दिया है कार्बोनिल वाला जिसके अल्फा पे एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है और कुछ और साथ में नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन में उन 2 रिंग्स को जोड़ा गया है, चारों ऑप्शन में रिंग को जोड़ा गया है, तो क्लियरली ये चीज समझ आती है कि कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनेगा। तो तब आपको थोड़ा सा खुद वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर कंडेंसेशन हो रही है तो उसके लिए मिनिमम 2 चीजें तो चाहिए कंडेंस करने के लिए। तो ये जो इन्होंने एक दिया है इसका ही दूसरा मॉलिक्यूल हमें खुद लेना पड़ेगा, जिसमें से एक जो है वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, दूसरा जो है वो एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, तब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा कंडेंसेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये तो आपकी बहुत फेमस रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, उसी का एग्जांपल था। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद इथेनॉलिक पोटाशियम साइनाइड। तो पोटाशियम साइनाइड मींस KCN और इथेनॉलिक का मतलब है कि अल्कोहलिक कंडीशन थी, ठीक है। तो उसके साथ कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्ट करेगा, तो आपको पहले KCN की प्रॉपर्टी को समझना है कि इसमें ना आयंस बन सकते हैं, पोटाशियम पे पॉजिटिव, साइनाइड पे नेगेटिव। तो अगर हमारे पास ऐसा है इट मींस यहाँ पे ये काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सा सिस्टम ऐसा प्रेजेंट है जिसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो A, B, C और D में से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है बेंजल्डिहाइड। क्यों है, क्योंकि इस पे यहाँ होगी एडिशन रिएक्शन। जो बेंजल्डिहाइड है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है विद साइनाइड कंटेनिंग रिएजेंट्स। अगर आप उसकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हो तो आपको पता रहेगा कि जो बेंजल्डिहाइड है उसमें कार्बोनिल एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट करता है जिसमें से KCN में
ये जो साइनाइड होता है वो यहाँ अटैक करता है ऐड होने के लिए, और हमारे पास इस पोजीशन पे बनता है O नेगेटिव, जो बाद में प्रोटॉन ले लेता है तो बना देता है यहाँ पे OH, मीन्स बाद में वर्कअप से अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरीके से जो एडिशन रिएक्शन है वो बेंजल्डिहाइड पे सबसे बेहतर शो करता है सिस्टम, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे क्या होता है कि नो डाउट साइनाइड तो न्यूक्लियोफाइल है, बट हमें चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक पावर किसकी स्ट्रॉन्ग है। तो जिसकी इलेक्ट्रोफिलिक पावर स्ट्रॉन्ग होगी वही सबसे बढ़िया तरीके से ये रिएक्शन शो कर सकता है, साइनाइड को ऐड कर सकता है। तो जो फिनोन है उसमें कीटोन आ जाता है, बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। बेंजोइट में भी आपके पास उसी तरीके से एस्टर वाला पार्ट है। तो एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे मतलब ये था कि अगर कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर है, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन होता है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक पावर एल्डिहाइड की होती है, इसीलिए बेंजल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन होगी सबसे बेहतर, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो वन क्वेश्चन जो यहाँ पे छिप गया है, क्वेश्चन नंबर 14, बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विद। तो ये पॉलीमर्स का क्वेश्चन था आपके पास, कह सकते हो, या पॉलीमर्स का ना कहना है तो फिनोल का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। और इसमें सिंपली आपको बताना था कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये कैसे बनता है, बेकेलाइट फिनोल को किसके साथ रिएक्ट करने पे बनता है। तो फैक्ट बेस्ड आंसर था, पता होगा तो आंसर कर सकते थे। हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की फिनोल के साथ जब रिएक्शन होती है तो बनता है बेकेलाइट। तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो पॉलीमर्स वाले चैप्टर का भी मान सकते हो, ना चाहो तो फिनोल दिया गया था इसलिए ऑक्सीजन वाले चैप्टर का भी मान सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय पार्ट। बट इसके अलावा ना इस क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल एंड में 2 क्वेश्चंस और दिए गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मैं उनको भी डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ जो मेरे वाले पोर्शन के थे। यस, क्वेश्चन 49, जो क्वेश्चन नंबर 49 था ये भी ऑर्गेनिक पोर्शन का था। द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन क्लोरीनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। एंड ब्यूटेन का मतलब होता है कि सिंपल चेन है आपके पास 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना, ये CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे सिंपल चेन है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई है, एन ब्यूटेन मतलब। तो इसमें क्लोरीनेशन करवाई और ये प्रोडक्ट मिला। तो हमें बताओ ये प्रोडक्ट हमारे पास मीजो फॉर्म है, रेसमिक मिक्सचर है, डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। तो देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी का मतलब होता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज करते हैं तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो लीवो। बट यहाँ पे और मीजो क्या होते हैं, मीजो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो लाइट को रोटेट करते ही नहीं है, करते हैं बट वही है कि बाद में कैंसल आउट हो जाता है उनकी प्रॉपर्टी की वजह से। तो ओवरऑल मीजो कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे क्या था, एक कायरल सेंटर था इस पोजीशन पे। कायरल सेंटर कैसे, देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन अलग, मिथाइल एक डिफरेंट हो गया, इस तरफ इथाइल था डिफरेंट हो गया पूरा अगर लिखूं तो इथाइल, और इस तरफ क्लोरीन। तो इस कार्बन पे चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट थे, इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ प्रेजेंट था कायरल सेंटर। और अगर हमारे पास कायरल सेंटर प्रेजेंट हो आफ्टर रिएक्शन, जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीनेशन करवाई जैसे भी, और हमारे पास कायरल सेंटर आया, तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें डी फॉर्म भी बनेगी और एल फॉर्म भी बनेगी, ठीक है। और चांसेस दोनों के 50-50% होते हैं कि दोनों ही बराबर बन सकते हैं। या RS कन्फिग्रेशन की बात करनी है तो R फॉर्म वाला और S फॉर्म वाला जो कंपाउंड बनेगा वो बिल्कुल इक्वली बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जब हमारे पास कोई एक कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर है और RS कन्फिग्रेशन हो सकती है और उसके प्रोडक्ट के बनने के चांसेस 50-50 हैं, लाइक 50% R 50% S, तो वो हमेशा हमारे पास होता है रेसमिक मिक्सचर, विच इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट येस दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें एक नहीं बनता और दोनों इक्वल कंसेंट्रेशन में बनते हैं। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास था कि रेसमिक मिक्सचर हमें मिल सकता है। ओके, एंड ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन था, कह सकते हो हाइड्रोकार्बन्स में या फिर आप हैलाइड्स वाले चैप्टर में जहां पे कायरलिटी डिस्कस हुई है उस वाले पार्ट का क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो था ये हमारे पास यहाँ पे मिसप्रिंट गलत हुआ था
SN2 की रिएक्टिविटी का पूछा गया था, तो नो डाउट हैलाइड्स की केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, जिसमें हमारे पास ऐसा था कि करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा कि कोई एक कार्बन है जिसपे एक R ग्रुप है, फिर 2 R ग्रुप है और फिर 3 R ग्रुप है। मतलब ये जो हैलाइड थे इसमें हमारे पास ये था प्राइमरी, ये था हमारे पास सेकेंडरी और इसमें 3 R ग्रुप थे, तो ये हमारे पास था टर्शरी। तो जब भी SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाता है एल्काइल हैलाइड्स में, तो उसमें प्राइमरी का सबसे फास्ट होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का, ऐसे रहता है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी, यहाँ पे ना मिसप्रिंटिंग थी। ये देखो R3X लिख दिया था, तो R3X जैसा कोई भी कंपाउंड नहीं बन सकता भाई। अगर आपको X को जोड़ना है तो कार्बन के साथ जोड़ोगे, ये R3X के साथ नहीं जुड़ सकते। हैलाइड के साथ 3 R कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जो हैलोजेंस होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं स्टेबल जब रहते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए ये मिसप्रिंटिंग थी यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसका सबको ग्रेस मार्क मिला था। बट अगर ये क्वेश्चन सही तरीके से आया होता तो SN2 के रिएक्टिविटी के लिए हमेशा याद रखना कि प्राइमरी जो एल्काइल हैलाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ओवर सेकेंडरी, सेकेंडरी वाला ओवर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ओवर टर्शरी। क्योंकि SN2 के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल के अटैक को देखना होता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से इजीली अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो जहां पे हिंड्रेंस कम होगी, सब्स्टिट्यूएंट्स जितने कम होंगे वहां पे इजीली अटैक करता है और वो प्राइमरी में पॉसिबल है। इसीलिए SN2 जो है वो इस तरीके के ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। सो ये थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन के सॉल्यूशंस। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी और ये आइडिया भी लग गया होगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम उस स्टेटमेंट को पढ़ के किस तरीके से अंदाजा लगाते हैं कि कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कौन सी यूनिट का पार्ट है। तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और आप उसी टॉपिक में पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करके उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है। स्टिल इस सारे सॉल्यूशन में किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम्ड एंड दैट्स ऑल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच।